हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। और जैसा कि बताया था हमने कि रेक्टिफायर का मतलब होता है कि एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में चेंज करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में चेंज करने के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। और इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक अर्धतरंगदृष्टकारी के रूप में और एक पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में। तो अर्धतरंगदृष्टकारी के रूप में कैसे यूज करते हैं ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाएगा, उसका सर्किट कैसे बनाएंगे, उसकी कार्य विधि क्या होगी, ये आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अर्धतरंगदृष्टकारी में धारा हमको लगातार न मिल करके धारा रुक रुक करके हमको मिलती है, यानी आधे तरंग में धारा मिलती है और आधे तरंग में धारा रुक जाती है। इसलिए उसको अर्धतरंगदृष्टकारी कहते हैं और उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन जो पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें हम धारा को लगातार कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। इसमें हमको पूरे तरंग में धारा हमको प्राप्त होती है आउटपुट में। तो कैसे इसका सर्किट बनाएंगे, तो अर्धतरंगदृष्टकारी के रूप में हम केवल एक डायोड वाल्व यूज करके उसका सर्किट बनाते हैं। और आज डायोड पीएन जंक्शन डायोड यूज करके यूज करते हैं। जबकि बता देते हैं, जो इसके पहले यानी जंक्शन डायोड की खोज जब नहीं हुई थी पीएन जंक्शन, तो उसके पहले हम लोग जो इसका यूज जो अर्धतरंगदृष्टकारी रूप में वो डायोड वाल्व करते थे। और डायोड वाल्व जो काम यहाँ पीएन जंक्शन कर रहा है आज, उसके पहले वो डायोड वाल्व किया करते थे। लेकिन उसका आकार बड़ा होने के कारण, उसकी लाइफ कम होने के कारण आजकल उसका यूज खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड को अगर अर्धतरंगदृष्टकारी के रूप में अगर यूज कर रहे हैं तो हम केवल एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे। और अगर पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में अगर यूज करना है तो उसमें हम दो डायोड यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करते हैं, इसके सर्किट हम कई तरीके से बना सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उनमें से आपको एक ही सर्किट बनाने का अभ्यास करना है। और है तीनों एक ही प्रकार के सर्किट, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो जैसे अगर हम दो डायोड अगर यूज कर रहे हैं तो इसको हम इस प्रकार से एक डायोड यहां बना लिया, एक डायोड ये बना लिया, ठीक है ना। उसका सिंबल हमको पता है, डायोड इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से, ये हमारा एक पीएन जंक्शन, दूसरा, और इसमें ये जो P होता है ये N होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इधर हम रखते हैं एक ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली हो गई और ये इसकी हो गई द्वितीय कुंडली। और ये नर्म लोहे का क्रोड लगा होता है, ये हमको पता है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसको हम सीधे इस पी टाइप वाले हिस्से से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो हिस्सा है उसको कनेक्ट कर देते हैं इस दूसरे वाले डायोड के पी टाइप से, यानी इसका ए सिरा जो और कुंडली का, और इसका ये बी सिरा है, दो सिरे हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो एन टाइप वाले जो हिस्से हैं इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपस में जुड़े नहीं है, इस प्रकार से इनको हम बाहर निकाल करके हम यहां जोड़ लेंगे ऐसे। उसके बाद यहां पर जिसमें धारा भेजनी होती ये लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। ये हमारा क्या है, लोड प्रतिरोध, जहां हमको इस प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा बदलने के बाद जहां भेजना है, ये क्या है, लोड प्रतिरोध, ये इसका आउटपुट है। और इसका संबंध हम कर देते हैं इसकी सेंटर वाले पॉइंट से, ट्रांसफार्मर का विपरीत पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक सर्किट ये हम लोग बना देते हैं, ये हमारा D1 है और ये है D2, दो डायोड यूज हो गए।
समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए तार ज्यादा हमको दिख रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से बनाने के बजाय हम ऐसे बना सकते हैं, अथवा किस प्रकार से बनाएंगे सर्किट, उसका तरीका एक और है जो हम लोग वो भी देख लेते हैं। ऐसे भी सर्किट अगर बनाएं, ये तो आपको 2 डायोड बनाने ही है। उसके बाद इसके ये जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है उनका संबंध तो आपस में कर देते हैं, और ये कर देते हैं इधर प्राथमिक कुंडली, और ये इसका एसी सोर्स हो गया। ठीक है, ये एसी सोर्स है, यानी ये जो हम यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा भेज रहे हैं जिसको कन्वर्ट करना है डीसी में, ये एसी हो गई। इसको आपस में कनेक्ट करने के बाद इसके सेंटर में यहाँ पर लोड प्रतिरोध ऐसे दिखा देते हैं। ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट, और ये हमारा हो गया लोड प्रतिरोध आर। इसका हम लोग एम एन लिख लेते हैं, एम एन, एम और एन। तो ऐसे सर्किट बना लीजिए या ऐसे बना लें। एक तरीका और होता बनाने का, तो इसको सर्किट बना लीजिए। पहले दोनों में से कोई एक सर्किट, ये बनाए या ये बनाए, या एक और हम बनाने जा रहे हैं, उनमें से कोई एक बना करके आपको इसकी कार्यविधि को समझना है। ये D1 हो गया, और ये D2 हो गया, और ये P और N, ये P और P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के PN जंक्शन डायोड बनता है। तो इस प्रकार से ये बना लिया हमने। ठीक है, बना लो इसको। उसके बाद इसका एक सर्किट और हम लोग बना लेते हैं। इसका एक तरीका और भी बनाने का है। एक तरीका यह है कि हम ऐसे कहेंगे, ये अलग अलग बुकों में दिया होता है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कौन सर्किट बनाना है। जो हमने 3 प्रकार के सर्किट बना रहे हैं उनमें से कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं। ये D1 हो गया, और ये हो गया D2, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ये L1 का काम करेगा, ये L2, जैसे इसमें ये L1 है और ये L2 है, प्राथमिक द्वितीय कुंडली। ये A सिरा हो गया, ये B सिरा हो गया, और इसको आपस में कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहां से एक तार निकाल करके यहां लोड प्रतिरोध दिखा देते हैं ऐसे, और इसको यहां ला करके ये आउट इसके मिडिल पॉइंट से ये आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, इसके ऊपर से तार निकाल करके इस प्रकार से ले आते हैं। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया इसका, और ये है लोड प्रतिरोध एम एन, इसको RL से लिखते हैं लोड प्रतिरोध, या जहां धारा भेजनी है ये P है, ये N है, ये P है, ये है। इस प्रकार से ये सर्किट बना लें या ये बना लें, या इसके पहले जो बनाया था हमने वो, तीनों में से कोई एक सर्किट आपको बनाना है, और तीनों एक ही है, बस तार इधर से उधर करने का अंतर है केवल, बाकी और सब सेम। ठीक है, तो इस प्रकार सर्किट आप बना सकते हैं। तो अब इसकी कार्यविधि हम लोग कैसे बनाएंगे, सर्किट बनाना आपको अभ्यास करना है। अब इसकी कार्यविधि देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जिस प्रत्यावर्ती धारा को हम ये लेकर के चल रहे हैं, इसकी कार्यविधि बताने के लिए आप कोई भी सर्किट बना करके कार्यविधि आप बता सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें इस वाले सर्किट की, तो इसमें देखो क्या हमने बताया है कि इसमें 2 डायोड D1 और D2, ये D2 डायोड है। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों के P टाइप जो सिरे होते हैं उसको हम ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के A और B सिरे से जोड़ दिया। N टाइप सिरों को आपस जोड़ने के बाद इससे लोड प्रतिरोध को जहां धारा भेजनी है वहां से जोड़ करके और ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली के मिडिल पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे बताएंगे कि जिस प्रत्यावर्ती धारा को
दिश धारा में चेंज करना होता है उसको हम यहां पर लगाते हैं ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में। कैसे? उसका ये वेव डायग्राम अगर देखो किस तरीके से बनेगा, वेव डायग्राम जो बनेगा उसका जो इनपुट होता है, ये हमको पता है ना कि इनपुट यानी प्रत्यावर्त धारा का तरंग रूप किस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे आधे चक्र में प्लस आधे चक्र में माइनस वाला हिस्सा, यानी ये प्लस वाला हिस्सा है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, और इस डायरेक्शन में समय, और इस डायरेक्शन में वोल्टेज या धारा कुछ भी दिखा कह सकते हैं, दोनों का तरंग रूप एक ही। प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने लगाया है यहां पर, इसका शिखर मान कहलाता है, इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग, V नॉट, और इधर वाले को V नॉट होता है, ये दूसरी तरफ वाला होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, और इस डायरेक्शन में V है। अब देख इसका जो आउटपुट मिलेगा वो किस तरीके से मिलना है ये भी आपको सीखना है। ये तो समय हो गया इस तरफ। अब जरा ध्यान दो, जब ये सिरा जब प्लस में आता है तो मान लेते हैं जब ये सिरा प्लस में होगा तो ये A वाला सिरा प्लस का होगा और B वाला माइनस का होगा। पहले कोई प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए ये एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो जब ये प्लस का होगा तो इस जो A है वो C के सापेक्ष धन विभव पर होगा, ठीक है ना। और ये देखिए माइनस वाला सिरा किससे जुड़ गया, P से, और माइनस वाला P जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किस अवनत में हो जाएगा, उत्क्रम अवनत में। P को निगेटिव से और P को अगर पॉजिटिव से, ये तो अंतर होता है ना, P को अगर पॉजिटिव जुड़ा होता है तो अग्रअवनत, P अगर निगेटिव जुड़ा होता है तो उत्क्रम अवनत। और अग्रअवनत होने के कारण ये अपने अंदर से धारा को प्रवाहित करता है और उत्क्रम अवनत के कारण ये अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं करता है। तो जब A धनात्मक होगा B ऋणात्मक होगा तो D1 अग्रअवनत में होगा और D2 उत्क्रम अवनत में होगा, तो इससे करंट फ्लो होगी। और करंट की डायरेक्शन हमेशा P से N की तरफ मानते हैं, तो करंट इस तरीके से इसमें फ्लो होगी ऐसे, और ये यहां से होकर के, चूंकि इधर ये करंट, ये इसमें इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है ये, तो ये करंट कहां से फ्लो करेगी, ऐसे, यानी N से M की ओर करंट इसका फ्लो होगा इसमें, यानी करंट इस तरीके से बह करके और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। यानी इस लोड प्रतिरोध में करंट जो कैसे बहेगी, M से N की ओर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें हमने ये वाला हिस्सा यहां पर दिखा दिया, इतना हिस्सा हमको मिल गया। उसके बाद देखो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नीचे वाला हिस्से क्या N से M की ओर अगर जाएगी तो फिर हमको ये वाला दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर M से N की ओर हमने ये वाला ग्राफ दिखाया है तो अगर करंट N से M जाएगी तब तो हम इधर ऐसे दिखाएंगे, और करंट अगर M से N की ओर ही जाएगी तब भी हमको इस तरीके से आगे वाला हिस्सा दिखाना है, ठीक है। तो अब जरा देखो जब अगला आता चक्र आएगा, यानी ये वाला जो चक्र आता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये हो जाएगा धनात्मक। तो जब ये ऐसा हो जाने से D1 जो हमारा आएगा, D1 जो डायोड होगा वो उत्क्रम अवनत में हो जाएगा। P को नेगेटिव जोड़ दिया हमने, और इसका जो D2 का जो P है वो पॉजिटिव जुड़ गया। इसका पॉजिटिव जुड़ा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अग्रअवनत में, यानी D2 अग्रअवनत में हो जाएगा और D1 हो जाएगा उत्क्रम अवनत में। तो उत्क्रम होने के कारण इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और D2 अग्रअवनत होने के कारण यह धारा प्रवाहित करेगा, तो धारा की जो डायरेक्शन होगी प्रवाह की वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी। इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब ये धारा प्रवाहित करेगा, और प्रवाहित करने के बाद इस तरीके से अब इधर चूंकि जाना नहीं, करंट ना आना है, अब यह घूम करके फिर अब इसमें देखो डायरेक्शन M से N की ओर रहेगी, M से N की ओर करंट होने के कारण ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट, ये डायरेक्शन रहेगी करंट फ्लो। ऐसे देखो, ऐसे फिर इधर जाना नहीं है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है उत्क्रम में होने के कारण, यहां से इस तरीके से ये घूम करके ऐसे, यानी इसमें भी M से N की ओर करंट का फ्लो होगा। तो इस तरीके से इसका अगला वाला जो हिस्सा आएगा, ये वाला जो हिस्सा आएगा वो भी ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाता है, और फिर यही क्रिया फिर दोहराई जाएगी, ये प्लस और ये माइनस। तो फिर D1 हमारा जो है वो अग्रअवनत में होगा और D2 उत्क्रम अवनत में होगा, तो फिर हमको इस तरीके से करंट M से N की ओर मिल जाएगी। तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा और धारा हमको एक ही दिशा में लगातार मिलती रहती है।
तो इस प्रकार से चूंकि इसमें पूरी तरंग हमको मिल रही है आउटपुट में, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में हम पीएन जंक्शन का यूज इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये क्रिया हमारी कहलाती है दृष्टिकरण, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। और जिस युक्त द्वारा ये कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है रेक्टिफायर। तो इस प्रकार से ये इसकी वर्किंग को आप लिख सकते हैं जो हमने बताया है, और हम इसको लिखवा भी देते हैं। इसको बना लीजिए, उसके बाद इसकी भाषा भी हम लिख देंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको। क्लियर हो गया ना। बस इसमें बारी बारी से प्लस, आधे चक्र में प्लस ये वाला सिरा होगा, ये वाला माइनस का होगा। तो एक बार एक उत्क्रमणक में, एक अग्रभणक में, ये क्रम चलेगा। जो प्लस वाला पॉजिटिव जुड़ा होगा तो ये अग्रभणक में होगा, और अगर माइनस वाला पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, पी से जुड़ा हुआ है, तो ये उत्क्रमणक में होगा। तो ये वर्किंग में आएगा, ये वर्किंग में नहीं आएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये वर्किंग में नहीं आएगा और ये वर्किंग में आएगा। और हर समय चाहे जो वर्किंग में हो, करंट का फ्लो हमेशा M से N की ओर रहेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में रहेगा। और दृष्ट धारा की विशेषता होती है कि ऐसी धारा जो जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है ना, उसको दृष्ट धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा, इसको कहेंगे हम लोग निर्गत दृष्ट धारा, और ये हमारा है, इसको कहेंगे निवेशी। निवेशी जो लगा रहे हैं, निवेशी यानी इनपुट, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कह लीजिए, वोल्टेज। तो इस प्रकार से ये आउटपुट में इस तरीके से तरंग रूप दिखता है, और इनपुट में इस तरीके से तरंग रूप लगाया जाता है। इसको नोट कर लें, उसके बाद इसकी हम लैंग्वेज भी लिखवा दें। तो इसकी भाषा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलना होता है, उसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के बीच लगाते हैं। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली L2 में प्रत्यवर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो गई। उसके बाद जब प्रत्यवर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब कुंडली L2 का ए सिरा टर्मिनल सी का मतलब जो मिडिल पॉइंट था उसका ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली का के सापेक्ष धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक होता है, तो D1 अग्रभणक में तथा D2 उत्क्रमणक में होता है। अतः D1 धारा को प्रवाहित होने देता है, परंतु D2 नहीं। विद्युत धारा लोड प्रतिरोध में R, जो लोड प्रतिरोध RL लगा होता है, में M से N की ओर प्रवाहित होती है। परंतु जब निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली L2 का ए सिरा टर्मिनल C के सापेक्ष ऋणात्मक तथा B सिरा धनात्मक होता है, तो D1 उत्क्रमणक में तथा D2 अग्रभणक में होता है। अतः D2 धारा प्रवाहित होने देता है, परंतु D1 नहीं। इस प्रकार से वैद्युत धारा लोड प्रतिरोध में RL में M से N की ओर प्रवाहित होती है। तो दोनों कंडीशनों में, चाहे A वर्किंग में हो चाहे B वर्किंग में हो, सॉरी D1 वर्किंग में हो चाहे D2 वर्किंग में हो, दोनों के कारण वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है लोड प्रतिरोध में, वो एक ही दिशा में होता है, जिसकी डायरेक्शन में लिख रखी है M से N की ओर। ठीक है ना। इसका अतः लोड प्रतिरोध RL में वैद्युत धारा एक ही दिशा में लगातार प्रवाहित होती रहती है। तो इसका यूज बहुत जगह होता है। रेडियो में हम लोग इसी डायोड का यूज करते हैं पूर्ण तरंगदैर्ध्य को। लगातार हमको गाने सुनने हैं। अगर हम रेडियो में अगर अर्धतरंगदैर्ध्य लगा देंगे तो गाना बजेगा, फिर रुक जाएगा, फिर बजेगा, फिर रुक जाएगा। लेकिन जब हम पूर्ण तरंगदैर्ध्य लगाएंगे तो लगातार रेडियो बजता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से
ये इसकी वर्किंग लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स अपने मन से बनाना चाहें जो हमने बताया है इसकी वर्किंग को, तो उस तरीके से अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।